चलो तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बात कर लिया था, है ना। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, लोएस एसिड लोएस बेस का भी बात कर लिया था, है ना। अब बॉन्ड कैसे बनता है इस चीज की बात करते हैं। तो जैसे मान लो एक एटम ये है और एक एटम ये है, ठीक है। ये एटम का ए है और ये एटम बी है ना। अब यहां पर फैन बंद कर लो, ये न्यूक्लियस ऑफ ए है, ये न्यूक्लियस ऑफ बी है ना। और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ए है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बी है। तो ये हम जानते ही हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो जब ये एक दूसरे के बहुत पास आ गए होंगे, जब ये एक दूसरे के बहुत पास आ गए होंगे तो Na और Nb ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, बात समझ में आ रही है। और Ea और Eb, Ea और Eb एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अब ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो NaEb अट्रैक्शन, ये बात समझ में आया। NbEa अट्रैक्शन, NaEa अट्रैक्शन और NbEb अट्रैक्शन। आ रही है बात समझ। तो इसका मतलब दो जगह पर रिपल्शन है, बाकी चार चीजों का अट्रैक्शन है। तो अगर मैं कहता हूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल है तो अट्रैक्शन शुड बी मोर देन रिपल्शन। ये बात समझ में आती है। अब होता क्या है, हम इसके अकॉर्डिंग एक एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी डायग्राम बनाएंगे और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। ये बात समझ में आया। मान लेते हैं कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम यहां रखा हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम इन्फिनिटी से आ रहा है। कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी, बहुत दूर से। एक फिक्स है अपनी जगह पे, एक आता जा रहा है। बात समझ में आ रही है। अब हाइड्रोजन एटम आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, बिल्कुल मिनिमम स्पीड से, लगभग लगभग टेंड्स टू 0 से। तो ये जैसे ही ये रखा हुआ है, ये आता जाएगा, जैसे ही ये दोनों एक दूसरे की फील्ड में आएंगे, मतलब एक दूसरे में अट्रैक्शन रिपल्शन होना चालू हो जाएगा। तो अगर अट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्शन तो इन दोनों के बीच में नेट अट्रैक्शन हो रहा होगा, और जैसे ही एक दूसरे के पास आना चालू कर देंगे तो इनके बीच में एक एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इंटरेक्शन के कारण होती है, जिसे क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ही एक दूसरे ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये वहीं का वहीं है, आगे बढ़ता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा, बिल्कुल इधर तक आ जाएगा। तो यहां पर एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा जाते हुए देखा होगा आपने। ये बात समझ में आ रहा है। एनर्जी का ग्राफ जो ऐसे जाते हुए दिखता है, ये हमारा पॉइंट होता है जहां पर मैक्सिमम अट्रैक्शन हुआ होगा। उसके बाद में इससे आगे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो पॉइंट है, हम ऐसा कहते हैं कि इसको बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। मतलब जहां पर बॉन्ड बना होगा, इस जगह पर क्या हुआ होगा? बॉन्ड बना होगा। मतलब ये आके ये एटम यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग रुक गया होगा। ऐसा नहीं है कि एटम ऐसे चला है क्या? ये एटम ऐसे ही चला है, इस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसे चला है, आता जा रहा है, अट्रैक्शन का एनर्जी रिलीज होती जा रही है, मैक्सिमम रिलीज यहां पर हुई, यहीं पे बॉन्ड बन गया। बोलो, आ रही है बात समझ। और अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और हम जानते हैं जब भी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी चाहिए पड़ती है। इसी एनर्जी को मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकता हूं। कोई तकलीफ?
आ रहा है समझ? तो ये वाली कहानी है, इस तरीके से बॉन्ड बना होगा, इससे आगे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो इस जगह पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। ये बात समझ में आया? इस तरीके से कुछ पोटेंशियल एनर्जी का कर्व चलता है, बात समझ में आ रही है? लिखेंगे चलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये हमारा बॉन्ड जब बनता है उसका एनर्जी ऑर्डर की हमने कुछ बात किया कि एनर्जी इस तरीके से कुछ हमारा पैटर्न रहता होगा। अब ये जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता कैसे है, इस चीज की बात करनी थी। तो इस चीज की जब बात करनी थी तो बहुत सारी थ्योरीज आया, है ना। तो इसमें हम सबसे पहले सबसे मेजर थ्योरी की ही बात करते हैं, दैट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बात समझ में आ रहा है? लिखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे पहले भी एक दो थ्योरी और आया था लेकिन उनकी अभी जरूरत नहीं है हमको, ना उनका क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं आता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी BBT लिखो। अकॉर्डिंग टू BBT, according to BBT atom of element according to BBT atom of element forms bond only to pair up its unpaired electron present in ground state or excited state this pairing of
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, pairing of unpaired electron takes place by overlapping of half-filled atomic orbital of bonded atom, half-filled atomic orbital of bonded atom, each one having one unpaired electron, with opposite spin, this combination of atomic orbital is named as overlapping of atomic orbital that may be of following two types. तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखो जरा, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कारण हमारा बॉन्ड बनता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कहा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एक एटम के पास, दूसरे एटम के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो ओवरलैपिंग करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहां पर जो ओवरलैपिंग है ये दो टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अगर हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो दो टाइप की ओवरलैपिंग होती हैं बच्चों। पहली ओवरलैपिंग होती है एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग, बात समझ में आ रही है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से पहले आया, बात समझ में आ रही है? तो अभी हम हाइब्रिडाइजेशन की कोई बात नहीं करेंगे। एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग, दूसरा साइडवेज और लेटरल, यही होता है, साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो एक्सियल ओवरलैपिंग में सबसे पहला एस ओवरलैपिंग, सबसे पहला क्या है? एस ओवरलैपिंग। एक एटम के एस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों कुछ एरिया अपना कॉमन करेंगे, है ना, ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। इसके एग्जांपल्स की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका एग्जांपल कौन सा आ सकता है? H2 आ जाएगा, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट होता है sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग के एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो HCl हो जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं pp ओवरलैपिंग, तो pp ओवरलैपिंग की अगर हम बात कर लेंगे तो pp ओवरलैपिंग का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? Cl2, है ना, या Br2, क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो साइडवेज ओवरलैपिंग में एक तो हो सकता है कि pp ओवरलैपिंग हो जाए,
है ना। अच्छा s कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आता है साइडवेज मतलब ये ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, अभी और फील आ जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, पी डी ओवरलैपिंग, तीसरा डी डी ओवरलैपिंग, डी डी ओवरलैपिंग, है ना। तो ये इतने टाइप की ओवरलैपिंग हमें सीखनी है। बात समझ में आ रहा है, लिखें जरा। चले, लिख लिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बच्चों एक्सियल ओवरलैपिंग। लिखो एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग लिखें जरा। एक्सियल ओवरलैपिंग में द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय axial overlapping, the bond formed by axial overlapping is called sigma bond. Formed by axial overlapping is called sigma bond. Here when we fix any axis as the internuclear axis, when we fix any axis as internuclear axis, then overlapping takes place along that axis, that is head on overlapping, देखो बच्चों इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इसका मतलब क्या है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब है न्यूक्लियस दोनों आमने सामने, मतलब एटम्स उस एक्सिस के अबाउट आ रहे होंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे कि मान लो इफ एक्स एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एक्स एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों एटम्स एक्स एक्सिस के अबाउट आ रहे होंगे। एक्स एक्सिस के अबाउट आ रहे होंगे तो इसमें हम सबसे पहले एस एस ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। एस एस ओवरलैपिंग समझना बच्चों,
एस एस ओवरलैपिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक एस ऑर्बिटल है ना, ये एस ऑर्बिटल, ये हो गया एक्स, इसी के अबाउट आगे बढ़ रहे हैं, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड प्लस। दूसरा एटम आएगा, उसका एस ऑर्बिटल, उसका एस ऑर्बिटल, है ना, तो ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया y, और ये हो गया z, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया z। क्लियर है? अब ये दोनों आएंगे और एक दूसरे के साथ में ऐसा कुछ, है ना, ये हमारा क्या हो जाता है ओवरलैपिंग। आमने सामने से ओवरलैपिंग होना, डेट इज हेड ऑन। हेड ऑन इज एक्सियल ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रहा है? हेड ऑन इज एक्सियल ओवरलैपिंग। तो ये हमारा एस एस ओवरलैपिंग हो गया, ये हमारा क्या हो गया एस एस ओवरलैपिंग। एक बात समझ लो, यहां दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा। हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल मान लो, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल मान लो। क्लियर है? अब एक और बात समझो, sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग। तो sp ओवरलैपिंग की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये ऐसा है, ठीक है, ये अगर ऐसा है, ये x हो गया, ये y हो गया, है ना, ठीक है, ये z है, और इसके अंदर दूसरा आएगा ऐसा, ये हमारा कौन सा आएगा, ये हमारा px आना पड़ेगा। अच्छा, ये हमारा जब px आएगा तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा px आ रहा होगा, px को ही आना पड़ेगा क्योंकि x एक्सिस से ऐसे आ रहा है एस ऑर्बिटल, py ऐसे होगा, x एक्सिस से px तो सामने आएगा, py तो ऐसे आ रहा होगा, pz ऐसे आ रहा होगा। ये फील आती है आपको? तो यहां पर ये हमारा जो s ऑर्बिटल है, इसमें हम ऐसा भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम फेज में रहती है s ऑर्बिटल में, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन यहां पर जो p ऑर्बिटल है उसमें ऐसे रहती है ना, ऐसे रहेगी। तो ये हमारा एक्चुअल में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फेज पर बात ही नहीं किया, उसने तो ये कहा भैया सेम फेज में ही ओवरलैपिंग होता होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगा तो आपने सीखा होगा सेम फेज और अपोजिट फेज, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? तो यहां पर ये हुआ होगा, अब ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा, और ये हमारा ऐसा, ये हमारा ओवरलैपिंग हो गया, ये हमारा ओवरलैपिंग हो गया, ये हमारा कौन सा ओवरलैपिंग हो जाएगा sp ओवरलैपिंग। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं pp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग, अगर हम pp ओवरलैपिंग की बात करें बच्चों थोड़ी, तो देखो जरा कैसे क्या होगा। प्लस माइनस, है ना, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। दूसरा आएगा, दूसरा अगर आएगा तो ये प्लस और ये माइनस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। क्लियर चल रहा है ना? तो ये हमारा ऐसा और ये हमारा ऐसा, ये ओवरलैपिंग हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है? और ये कौन सा ओवरलैपिंग है? पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। बच्चों इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो H और H के बीच में बन जाएगा ये। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो HCl, HF, HBr, HI, है ना। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो X2, F2, Cl2, Br2 और I2। क्लियर है? तो थोड़ा फील आ रहा है आपको? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब है ऐसा एक्सिस जिससे दोनों एटम्स आमने सामने आ रहे हों। लिख लें ये।
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग तक पर ज्यादा कोई बात नहीं किया था, है ना, ज्यादा क्या बिल्कुल ही बात नहीं किया था, उसने बस ओवरलैपिंग बताया था। बात समझ में आ रहा है? चलें? लिख लिया? एक लाइन लिखो। As the area under overlapping is more in this type of formation, so sigma bond is more stronger. So sigma bond is more stronger. क्लियर है? समझ गए ना? आमने सामने से ओवरलैपिंग मच बेटर होती है। नेक्स्ट लिखो बच्चों साइडवेज ओवरलैपिंग। Sideways overlapping, after we fix
after we fix the internuclear axis, after we fix the internuclear axis here between the atoms, the overlapping takes place, perpendicular to the internuclear axis. The overlapping takes place perpendicular to the internuclear axis. परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. देखो इधर बच्चों, जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं, जैसे मान लो आपने फिर से एक्स एक्सिस को ही आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया, ठीक है, समझना, एक्स एक्सिस को ही आपने क्या ले लिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ठीक है, अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना. एक एटम एक्स एक्सिस से आमने सामने से आ रहा था, तो px और px तो आमने सामने पड़े होंगे उसके. लेकिन अगर हम बात करते हैं py की, तो ये हमारा प्लस, ये माइनस, तो ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस, ये हमारा क्या है, x एक्सिस, है ना, और प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस के अबाउट आमने सामने आ रहा है ना. तो यहां पर x एक्सिस तो ये रहा. अब जो हमारा ओवरलैपिंग हुआ होगा वो इस तरीके से हुआ होगा, है ना. तो यहां पर ये हमारा ऐसा और ये हमारा ऐसा, क्लियर चल रहा है आपको, है ना, ये ओवरलैपिंग हुआ होगा. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी जो आमने सामने ओवरलैपिंग हो रहा था, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी उसी एक्सिस पर आ रहा था. इसमें ओवरलैपिंग ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा. तो इलेक्ट्रॉन तो दो ही थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन दो जगह हो गया, तो ये बॉन्ड हमारा कैसा होता है, वीकर होता है. तो पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड. बात समझ में आया. और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. लिखें, ये भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऊपर प्रेजेंट है और नीचे प्रेजेंट है. चलें क्या आगे, एक लाइन लगो. हेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट, the electron density is present both above the internuclear axis and below it,
So the electron density is distributed. Electron density is distributed. As the electron density is not concentrated, as the electron density is not concentrated, electron density is not concentrated, so pi bond is weak. 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 समझ पा रहे हैं, है ना? अब देखो जरा, तो पाई बॉन्ड वीक क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, एक ही जगह नहीं होती, एस सिग्मा बॉन्ड के अंदर एक ही जगह पर होती है ना? तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो जरा, अब हमारा जो पाई बॉन्ड बनेगा वो हमारा इस तरीके से ले लेते हैं, या हमारा ले लेते हैं, हम मान लेते हैं dxy है, तो dxy होगा तो xy एक्सिस में ऐसे ही रहता है, और डायगोनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती है, इसमें ऐसे याद रखना होता है, डायगोनली सेम, प्लस सिर्फ s ऑर्बिटल होता है जिसमें एक ही जगह पर रहती है, मतलब यार एक ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, या तो पॉजिटिव फेज में या नेगेटिव फेज में। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया, ये हमारा py हो गया, ये हमारा क्या हो गया? py। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो जरा, ऐसा है ना, और ये ऐसा, क्लियर है? क्लियर है? समझ गए क्या कहा गया? तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड बना दिया? पाई बॉन्ड। एक और पाई बॉन्ड बन सकता है जो कि डी ओवरलैपिंग से बनेगा, ये है, ठीक है, ये हमने ले लिया और ये हमने ले लिया, ये x है, ठीक है, दूसरा ये है, तो ये हमने ऐसा ले लिया, ठीक है, ये हमने प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, क्लियर है? अब सोचो आप, चार वहां से आ रहे हैं, मतलब ये जो d ऑर्बिटल्स हैं, ये d और पेन दो मेरे को जो यूज नहीं कर रहे हो आप, जैसे ये ऐसा एक आएगा, ऐसे ही दो इधर से आएंगे, आमने सामने आते जा रहे हैं, ये दो ऑर्बिटल, इसके दो हमारे लोब्स, ये दोनों क्या करेंगे? हमारे ओवरलैप करेंगे, बात समझ में है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चों, ऐसा बोलो, दैट इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को पहचानने की खासियत क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, समझ पा रहे हैं? कोई टेंशन? बच्चों सिग्मा बॉन्ड को सिंगल लोब इंटरेक्शन भी कहा जाएगा, एक ही लोब आ रहा है ना आमने सामने, और इसको हम टू लोब इंटरेक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टू लोब इंटरेक्शन। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? वो साइडवेज ओवरलैपिंग जैसे करने गया, तो एक्चुअल में इसका रीजन मैं आगे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जैसे ये है, एक ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, मान लो P के साथ बनाया उसने पाई बॉन्ड, ठीक है, S के साथ तो बना ही नहीं पाएगा, P के साथ बनाया तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो P का ये प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो दोनों सेम फेज में भी ओवरलैपिंग आ गई, अपोजिट फेज में भी आ गई। किसी के अंदर भी ऐसा नहीं हो रहा होगा कि सेम फेज में और अपोजिट फेज दोनों में, अपोजिट फेज मतलब प्लस माइनस, यहां पर देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस भी सेम फेज ही है, प्लस प्लस भी सेम फेज भी है, प्लस माइनस अपोजिट फेज है, तो S के साथ में बनाएगा तो सेम फेज और अपोजिट फेज दोनों एक साथ आ जाएंगे। बात समझ में आया? इसलिए वहां पर नहीं हो सकता, लिखें
थोड़ा जल्दी लिखें। चलें क्या, लिख लिया। नेक्स्ट एक और बॉन्ड बनता है जो कि सिर्फ डी ऑर्बिटल्स का बनता है, हाँ बिल्कुल, डेल्टा बॉन्ड। लिखो डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा लिख लिया ना। डेल्टा बॉन्ड ब्रैकेट में लिखो 4 लोब इंटरेक्शन, डेल्टा बॉन्ड 4 लोब इंटरेक्शन। लिखो एक लाइन, डेल्टा बॉन्ड 4 लोब इंटरेक्शन, एक लाइन लिखो। when all 4d lobes, when all 4d lobes are involved in bonding, are involved in bonding, then formed bond is named as delta bond, is named as delta bond, named as delta bond. All d orbitals can form delta bond, except dz square, except dz square, except dz square, except dz square। dz स्क्वायर क्यों नहीं बनाएगा, 2 ही लोब्स होते हैं ना, उस पर 4 होते ही नहीं है। देखो इधर, और सिर्फ डी ऑर्बिटल से डेल्टा बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि 4 लोब्स तो डी पे ही है ना। बच्चों जैसे मान लो ऐसा कुछ है, एक्स एक्सिस को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जा रहा है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर डायगोनली सेम, ठीक है। बच्चों ये हमने ले लिया डी वाई जेड, और ऐसा, ठीक है। अब ये भी हमने ले लिया डी वाई जेड। तो यहां पर समझो जरा कि एक्स एक्सिस से आमने सामने आ रहे थे, एक्स एक्सिस से अगर आमने सामने आ रहे हैं तो वाई जेड कहां होगा, वाई जेड प्लेन में। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से आमने सामने आ रहे हैं तो वाई जेड प्लेन तो ये आ रहा है ना, इस प्लेन में ही ऑर्बिटल आ रहा होगा। तो इसके 4 लोब्स और इसके 4 लोब्स एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगे, चारों एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, दैट इज नोन एज डेल्टा बॉन्ड, दैट इज नोन एज डेल्टा बॉन्ड। ये बात समझ में आया। तो चारों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो इसको कहा जाएगा
डेल्टा बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या कहा जाएगा? डेल्टा बॉन्ड। क्लियर? ऐसा, अरे समझे? दैट इज डेल्टा बॉन्ड। और डेल्टा बॉन्ड पी ब्लॉक तो ओ पी ऑर्बिटल तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि उस पर तो दो ही लोब होते हैं। क्लियर है? तो पता है डेल्टा बॉन्ड के लिए एक बढ़िया बात बताता हूं, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होना चाहिए ना, वो डी में नहीं होना चाहिए। एक्स एक्सेस है तो डी में एक्स नहीं होना चाहिए, डी एक्स वाई डी एक्स जेड ये नहीं होना चाहिए। जो डी ऑर्बिटल होना चाहिए वो हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलावा वाला होना चाहिए। लिख लें, इसको कंपैरिजन एग्जैक्टली हम करते नहीं है, लेकिन हाँ वीक में ही जाएगा ये, क्योंकि चार जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही होगी। चले आगे, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब इस पर। हटा दूं? हाँ देखो, इफ x is internuclear excess, then which of the following are possible and which are not? Then which of the following are possible and which are not?
करें? एक बार 2 मिनट आप दिमाग लगा लो, फिर मैं कराऊंगा सारे। करें? एक्स एक्सिस अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो एटम्स एक्स एक्सिस से आमने सामने आएंगे। तो एटम्स अगर एक्स एक्सिस से आमने सामने आ रहे हैं तो उनका पीएक्स भी, जैसे एटम चल रहा होगा पीएक्स और इसका पीएक्स भी आमने सामने आ रहे होंगे। आमने सामने आएंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा। और एक्स एक्सिस से आमने सामने आएंगे तो पी वाई ऐसे चल रहा होगा, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई। सेम पीजेड ऐसे चल रहा होगा। अब देखो जरा, px ऐसे ही आ रहा होगा, py ऐसे आएगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। pz प्लस py भी नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल। आता है समझ? s और px बिल्कुल आमने सामने आ गए, s तो स्फेरिकल होता है तो ये सिग्मा, ये नॉट पॉसिबल, ये कोई तकलीफ? चलो यहां पर आ जाओ। dxy और dxy तो x एक्सिस से आमने सामने आ रहे हैं तो dxy ऐसे चल रहा होगा, है ना? और इसका भी ऐसे ही, तो दो लोब्स इंटरेक्ट करते हुए दिख रहे होंगे आपको, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। dxy और dyz नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। dxz और dxz फिर से पाई बनाएंगे, क्योंकि dxz देखो, आप मान लो कि dxy इस प्लेन में आ रहे थे, इसी वाले प्लेन में, dxz किस प्लेन में आएंगे? x ये रहा, z ये रहा, तो इस वाले प्लेन में, अरे फील आती है, इस वाले प्लेन में आएंगे dxz, तो dxz और इसका dxz दो लोब्स, पहले वो हमारे पहले इस वाले प्लेन में आमने सामने आ रहे थे, अब वो इस वाले प्लेन में आमने सामने आ रहे हैं, फील आ रही है? दैट इज पाई बॉन्ड, डेल्टा। क्लियर है? dz² और dxy कुछ भी नहीं बनाएगा। अरे समझ गए ना? क्योंकि dz² ऐसे आ रहा होगा और इसके साथ में कंसेंट्रिक रिंग्स होंगी। आप देखो क्वेश्चंस करने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए ना फिक्स कर लिया करो, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये z एक्सिस हो गई। क्लियर है? x से आमने सामने आ रहे थे तो dz² इस वाले प्लेन पे आ रहा होगा, ऐसे dz² आगे चल रहा है, ये बात समझ में आ रही है? और dz² के साथ में कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, है ना, ऐसे। और dxy भी हमारा इस प्लेन में आमने सामने आ रहा होगा, आ ही नहीं पाएगा क्योंकि रिंग्स ही रोक देंगी, तो नॉट पॉसिबल। क्लियर है? पूरे क्वेश्चंस करने के लिए आप एक्सेस बना लिया करें, समझ गए ना? ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा माना है? एक्स एक्सिस। क्लियर है? आगे चलते हैं, जल्दी से लिखो। हटा दूं? हटा दूं ये? देखो अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। अब हम जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये मानेंगे। बच्चों एक बात समझो, यहां जैसे मैंने कहा एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना तो सामने वाला एक्स मान लिया। अगर जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना है तो जेड इसे मान लो, वाई इसे मान लो, एक्स इसे मान लो। एक पूरा क्वेश्चन करने के लिए फिर ये सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं एक के लिए इसके अकॉर्डिंग, एक के लिए उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? देखो जरा, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो उसे सामने मान लिया करो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
लगाओ थोड़ा दिमाग, ये अच्छे क्वेश्चन हैं बहुत, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। करें करें, पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, आमने सामने आ रहे थे, पेन दे दो मुझे दो। देखो इधर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहां पर पहले आप प्लेन डिसाइड कर लो, एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, तो जेड एक्सिस तो ये रहा, एक्स एक्सिस ये रहा, और वाई एक्सिस ये रहा, एक्स और वाई को मिला दो, ये प्लेन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर ये ऐसे होगा, तो ये जब जेड एक्सिस से आगे चल रहा होगा तो ये ऐसे आगे चलेगा, है ना, दूसरे का भी ऐसा ही आ जाएगा, दूसरे का भी ऐसे ही आ जाएगा, तो चारों लोब्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो डेल्टा बॉन्ड यहां पर, हाँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर से ऐसे ही चलेगा, है ना, ये आगे आ रहा है, लेकिन डी एक्स वाई ऐसे आगे आएगा, तो लोब्स एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर नहीं आ पा रहे, तो नॉट पॉसिबल। यहां पर अब जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो डी एक्स वाई ऐसे आएगा, दूसरे का भी ऐसे ही आएगा, चारों लोब्स एग्जैक्ट एक दूसरे के पैरेलल आ जाएं, डेल्टा। हाँ देखो इधर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पीजेड बिल्कुल सामने से आएगा, टीजेड स्क्वायर सामने से आएगा, तो कौन सा, सिग्मा, नॉट पॉसिबल। आता है समझ में, सिग्मा, क्लियर है, लिख लें। चले आगे, लिख लिया। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये जो बॉन्ड्स बनेंगे इनके कारण इनकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, है ना। देखो जरा कौन सा, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड्स की बात करेंगे, सिग्मा की सेपरेटली बात करेंगे, पाई की सेपरेटली बात करेंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा में ही आपस में क्या कंपैरिजन होगा वो चीज सीखनी है हमको। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज सबसे बड़ा फैक्टर होता है, कैसे, जैसे मान लो S और S के बीच में हमने बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग जोन आएगा वो ऐसा आएगा, इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम कम वॉल्यूम में बना होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैपिंग जोन में थोड़ी ज्यादा आ जाएगी, है ना। और अगर हम बात करते हैं, थोड़ा बड़ा कर दिया हमने, साइज बढ़ा दिया, साइज कैसे बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ा दो, सेल नंबर 2 कर दो, 3 कर दो, साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो ओवरलैपिंग जोन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो बॉन्ड वीकर हो जाएगा। ये बात समझ में आया, तो मैं लिख सकता हूं यहां एज साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ओवरलैपिंग जोन,
ओवरलैपिंग जोन क्या होगा, डिक्रीजेस, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ये बात समझ में आया, समझ गए ना आप? ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स को कंपेयर कर रहा हूं, कौन से, सिग्मा। जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 1s 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 2s, ठीक है, और 2s 2s, इसमें मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो यहां पर सबसे छोटा 1 1 सबसे छोटे होंगे, सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, तो 1s सबसे ज्यादा, उसके बाद 2s, उसके बाद 2s 2s। ये बात समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एज साइज इज ऑलमोस्ट सेम, तो साइज अगर सेम होगा तो सेल नंबर सेम होना पड़ेगा, तब साइज सेम होगा। तो फिर हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलो, तो यहां पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में एस स्पेरिकल होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों एक्सिस पर जाएगी, पी डंबल शेप है, एक ही एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड रहेगी, तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी, पी की। क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में किसकी ज्यादा होगी, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में। लिख लेंगे चलें, लिखो चलो, देखो इधर, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ्स ऑफ द फॉलोइंग। कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ of the following।
इतने सारे एक साथ कंपेयर करने हैं, है ना। सारे कौन से बॉन्ड बना रहे होंगे, सिग्मा। सारे के सारे कौन से बॉन्ड बना रहे होंगे, सिग्मा। देखो सबसे पहले साइज से देखा जाएगा, तो साइज में सबसे छोटा 1s और 1s है। उसके बाद मुझे 1 और 1 वाला कोई नहीं दिख रहा, फिर मुझे 1 और 2 वाले दिख रहे हैं, 1 और 2 वाले दो दिख रहे हैं, तो इसका साइज सेम होगा, तो हम इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1s 2p और 1s 2s। बोलो क्लियर है। फिर हम किसके पास चले जाएंगे, 2 और 2 के पास। अरे समझ गए, तो 2 और 2 में एक ए दिख रहा है, एक ए दिख रहा है और एक ए दिख रहा है, तो यहां पर बोलो क्लियर है। 2 3 के पास चले जाओ, तो 2 3 के पास कितने दिख रहे हैं आपको, दो ही दिख रहे हैं ना, तो 2s 3p और 2s 3s। क्लियर चल रहा है। फिर चले जाओ 3p 3p, उसके बाद 3s 3p, उसके बाद बस ये है ऑर्डर। क्लियर है, समझ गए ना, आसान सा, इस तरीके से कर लो। चलें, लिख लो आराम से लिख लो। लिख लिया, चले आगे। नेक्स्ट पाई बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। लिखो कंपेयर स्ट्रेंथ्स ऑफ फॉलोइंग, कंपेयर स्ट्रेंथ्स ऑफ फॉलोइंग 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई 3p पाई 3p पाई। तो यहां पर अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो साइज से ही किया जाएगा, ये भी साइज से ही करेंगे, तो सबसे ज्यादा 2 2 बोलो, फिर उसके बाद 2 3, उसके बाद सिग्मा और पाई में हमेशा सिग्मा, बोलो ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 3p पाई 3p पाई 3p पाई 3d पाई और 3d पाई 3d पाई। बच्चों डायरेक्शनल प्रॉपर्टी d की ज्यादा होती है कंपेयर टू p के, है ना। तो यहां पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, कई बार फील उल्टा आता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर हमारा साइज तो सेम है, 3p पाई 3p पाई 3p पाई 3d पाई और 3d पाई 3d पाई। लिख लें ये। क्लियर।
चलें क्या? चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ p pi and p pi d pi bonds in a molecule. Calculation of number of p pi and p pi d pi bonds in a molecule. चले आगे। देखो एक बात, जैसे मान लो SO3 लिखा है, अगर SO3 लिखा हुआ है तो लोएस स्ट्रक्चर बनाना है, मान लो इसका, तो लोएस स्ट्रक्चर पता है इसका कैसे बनता है? हाँ, लोएस स्ट्रक्चर ये कहता है कि एक तो ये बना दो, लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, तभी तो लोएस डॉट स्ट्रक्चर वैलिड हो पाएगा। इस सल्फर पर फिर आपको 8 ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं? तो ये लोएस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, है ना। लेकिन ये तो लुईस ने अपनी थ्योरी को सेटिस्फाई करने के लिए स्ट्रक्चर बाद में ऐसा कुछ दे दिया। एक बात समझो, इफ is of third period or thereafter, then replace a coordinate bond with a double bond। क्लियर है? क्लियर? समझ पा रहे हैं? थर्ड पीरियड है, उससे आगे में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज कर दो। लोएस्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये है, लेकिन अगर हम SO3 का ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाएं तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर बोले कोई तकलीफ? चलो, अब मेरे को ये तो हम जानते हैं कि पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, जानते हैं ना, दूसरा बॉन्ड पाई होता है। बच्चों ये सल्फर है, सल्फर का बैलेंस सेल ये हो गया हमारे पास और ये 3p, तो ये 3s2 3p4 ये हमारा 3d। क्योंकि मुझे 6 बॉन्ड बनाने हैं, 6 बॉन्ड बनाने हैं तो मुझे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट। तो सल्फर का हम एक्साइटेड स्टेट 2 पे चले जाते हैं, है ना। चलो मैं स्टेप वाइज दिखा देता हूं आपको। एक्साइटेड स्टेट 1 पर गए, तो एक्साइटेड स्टेट अगर हम 1 पर जाएंगे तो ये हमारा ऐसा है ना, तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा एक, ये हमारे पास 3d, ये 3s और ये 3p। फिर सल्फर का एक्साइटेड स्टेट 2, तो सल्फर की एक्साइटेड स्टेट 2 अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा ऐसा, तो ये आ जाएगा 3s, ये आ जाएगा 3p और ये 3d, तो ये आ गया ऐसा और ये आ गया ऐसा। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, अनपेयर्ड वाले। अब ऑक्सीजन अगर पाई बॉन्ड बनाएगा, ये तो हम समझ गए कि पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है,
ऑक्सीजन अगर पाई बॉन्ड बनाएगा तो एस ऑर्बिटल से तो बना ही नहीं सकता, क्यों? एस बनाता ही नहीं है पाई। डी ऑक्सीजन पर होता नहीं है, तो ऑक्सीजन का तो पी आएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। सेकेंड पीरियड के सिर्फ पी आ सकते हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये तीन क्या बन गए? सिग्मा। फिर ये क्या बन गया? पाई। ये क्या बन गया? पाई। क्या हुआ ये? ये इससे ये नहीं हो रहा है ना, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई यार। चलो बहुत सारा लिखा हुआ था, हाँ? है ना? तो ये था लोएस्ट स्ट्रक्चर। थर्ड पीरियड और देयर आफ्टर देन replace coordinate bond with double bond, है ना? अब ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, है ना? तो पहला बॉन्ड था सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, सल्फर का एक्साइटेड स्टेट 2 ही लिख रहा हूं मैं, कोई तकलीफ तो नहीं आएगी? तो ये हमारा 3s है, ये हमारा 3p है, और ये हमारा 3d है। तो ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, ये हमारा 3d हो गया। क्लियर है? चलो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये कौन सा बॉन्ड बना लेगा? सब समझते हैं ना ये? अब ये हमारा कौन सा हो गया? पाई बॉन्ड। ये हमारा कौन सा हो गया? पाई बॉन्ड। ये हमारा कौन सा हो गया? पाई बॉन्ड। क्लियर है? समझ गए? तो यहां पर एक तो बन गया पी पाई पी पाई, इसका तो पी आएगा ना, और दो क्या बन गए? डी पाई पी पाई। इस तरीके से होता है। क्लियर? लिखेंगे स्टार्टिंग सिग्मा बॉन्ड से करो, फिर लास्ट में जितने बच रहे हैं वो पाई बनाएंगे सेंट्रल एटम के। क्लियर है ना?
थर्ड पीरियड है उससे ज्यादा में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखे तो उसे किस में चेंज कर देना, डबल बॉन्ड में। लेकिन थर्ड पीरियड है उससे ज्यादा का एलिमेंट होना चाहिए सेंट्रल एटम। लिख पाए, हटा दूं, लिख लिया। एक और देखो आप SO2, अगर हम SO2 से बात करते हैं तो बच्चों ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया डबल बॉन्ड O। सल्फर पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस शेल में, 6। 6 में से कितने चले गए, 4। 2 का मतलब एक लोन पेयर बच गया, है ना। इस लोन पेयर को मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं। सल्फर से बात करो जरा, तो सल्फर से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भी अगर मैं देखता तो एक डबल बॉन्ड दिखा दिया मैंने, और ये भी लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर से बनाता तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता, क्योंकि 8 चाहिए उसे सेंट्रल एटम पे। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 10। क्लियर है। तो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जाता है। ये हमारा ऐसा और ये ऐसा, 3s 3p 3d। तो ये हमारा ऐसा है, ये तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट। मुझे 4 बॉन्ड बनाने हैं। एक्साइटेड स्टेट 1 में जाऊंगा, तो एक्साइटेड स्टेट 1 में अगर मैं जाऊंगा तो ये 3s हो गया, और इसके अंदर ये आ गया 3p, और ये आ गया 3d। क्लियर है। चलो ये तो लोन पेयर एज इट इज रहेगा ही, है ना। यहां से बनाना चालू करो, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, सिग्मा सिग्मा, पाई और पाई, तो एक पी पाई हो जाएगा, और एक पी पाई डी पाई हो जाएगा। क्लियर है, लिख लें। ठीक है, इतना रखते हैं, है ना। कल इससे आगे सीखेंगे।